तो मैं हमेशा चाहता हूँ हिस्ट्री पढ़ी जानी चाहिए ताकि आंखें खुले। अंग्रेजों ने क्लियर कहा है 46 के अंदर कि भारत पाकिस्तान का विभाजन किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा। हम क्या इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम साथ में नहीं रह सकते थे? हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि बस हिंदू मुसलमानों में 1000 साल से नहीं बनती थी। हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम में खराबी थी। तो अड़ो दड़ो बाबूजी पर पड़ो, फिर सारी कमियों के लिए जिम्मेदार कौन? 46 तक साफ साफ लिख के दिया बापड़ों ने कि किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान नहीं दिया जाए। और प्रॉब्लम बता के नहीं हो सकता, कैसे बांटोगे? सारे मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान भेजना संभव नहीं है। दोनों पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाना संभव नहीं है। बीच में कॉरिडोर देना संभव नहीं है। सेना का क्या करोगे? कुछ सैनिक इधर कुछ सैनिक इधर, कैसे बांटोगे? रिसोर्सेज कैसे बांटोगे? कितना सामान उधर जाएगा, कितना सामान इधर जाएगा, ये करोगे कैसे सब कुछ? ये कौन कर रहा है? आपका कैबिनेट मिशन। कौन कर रहा है? तो कैबिनेट मिशन ने कहा क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ। हुआ क्या? बॉम्बे बंदरगाह पे अंग्रेजों का एक जहाज खड़ा था। उस जहाज का नाम था एनएस तलवार। वैसे आरएनएस बोलते थे इनको, आरएनएस, तो पर अपने एनएस ही बोलते हैं। आरएनएस का था रॉयल नेवल शिप। आजकल बोलते हैं आईएनएस, आईएनएस बोलते हैं अपने इंडियन नेवल शिप। तो पहले आरएनएस हुआ करते, रॉयल नेवल शिप हुआ करते थे। तो नेवल शिप तलवार जो खड़ा था उसके ऊपर अपना एक नेवी सोल्जर था, उसका नाम था बीसी दत्त। क्या नाम था? भगवान जाने क्या दिमाग में इसने उस जहाज पे जाके लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या जाके लिख दिया? अंग्रेजों ने कहा तू वहां पहले तेरे को देखते हैं अपना। अब क्या है आजाद हिंद फौज? क्या है आजाद हिंद फौज? ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है, भाई हमारे सैनिक तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो हमारी एक टुकड़ी जापान में लड़ने के लिए गई। कहां लड़ने के लिए गई? भाई जापान अंग्रेजों के खिलाफ है तो जापान लड़ने के लिए गई। अंग्रेजों की सेना जापान से लड़ने के लिए गई। अंग्रेजों की सेना मतलब इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी थी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गई। वहां हार गई। हार गई तो जापान वालों ने पकड़ ली और जापान वालों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे जो सैनिक थे उन्होंने जापान वालों का, जापान वाले डेली उनके साथ बुरा व्यवहार करते, तो उन्होंने कहा अरे क्यों जेल में पीड़ते हो? हमें उन्होंने कहा अच्छा तुम अंग्रेजों के चमचे हो, अंग्रेजों का साथ देते हो। अपने वालों ने कहा तुम बाहर निकालो, हम तुम्हारी तरफ से लड़ लेंगे। वो अंग्रेजों की सेना या वो भारतीय सेना जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गई थी, किसके खिलाफ? जापानियों द्वारा पकड़ ली गई और वहां पर जापानियों के साथ मिल गई। उसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज। क्या बोलते हैं? अब वो जापान की तरफ से लड़ रही है अंग्रेजों के खिलाफ। अब किसकी तरफ से लड़ रही है? जापान की तरफ से। किसके खिलाफ? इस बार अंग्रेजों से हार गई। किससे हार गई? अंग्रेजों ने फिर गिरफ्तार कर ली। तो उन पे मुकदमा चल रहा था। तो सैनिक नाराज थे कि हमारे आजाद हिंद फौज के भाइयों पर क्या चल रहा है? मुकदमा। ठीक है, तो याद रहेगी बातें। हम तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई कभी कोई पूछ ले कि भाई 1946 में नौसेना विद्रोह क्यों हो गया था, तो क्यों हो गया था? क्योंकि सैनिक पहले से परेशान थे। क्यों परेशान थे? नस्ली भेदभाव होता था, वेतन कम था, खाना खराब था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुकदमा, फौजियों की सहानुभूति थी यार, हमारे फौजियों को आप परेशान कर रहे हैं। और इन सब पे चिनगरी लगाने का काम किसने किया? बीसी दत्त की गिरफ्तारी ने किया। तो यहां पर हो गया। धीरे धीरे ये अन्य बंदरगाहों पर भी फैल गया। बॉम्बे बंदरगाह से शुरू हुआ, बाद में कलकत्ता वालों ने भी किया, मद्रास वालों ने भी किया, कराची, भाई कराची एकदम पास में, बॉम्बे के सबसे पास में कोई बंदरगाह तो कौन सा है? कराची। वैसे आपको पता ही होगा अंग्रेजों ने जब बॉम्बे बंदरगाह बनाया था, बॉम्बे बंदरगाह पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, इसलिए बॉम्बे बंदरगाह के बर्डन को कम करने के लिए बंदरगाह था कराची। कौन सा था? कराची। फिर कराची चला गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जब कराची गया था तो पाकिस्तान के पास एक ही बंदरगाह था, कराची। पाकिस्तान के पास और कोई बंदरगाह ही नहीं था, कराची एक ही बंदरगाह था। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी राजधानी कराची बनाई थी। शुरुआत में पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी? पैसे वाला शहर वही था, कराची था, पोर्ट था वहां पे, तो कराची था। ये बाद में उनकी राजधानी, तो बाद में अमेरिका का कोई उनके आया था, एक बंदा नेता आया था, उसकी गाड़ी फंस गई थी कराची में, गलियां संकड़ी थी, तो उसने बाद में कहा राजधानी नहीं बनाओ। तो इस्लाम के आधार पर देश बना था, इसलिए इस्लाम के आधार पर राजधानी बनी, इसलिए नाम क्या है? इस्लामाबाद। अब जब कराची उधर चला गया तो हमने फिर बॉम्बे के बाहर को कम करने के लिए बंदरगाह बनाया कांडला। क्या बनाया? फिर कांडला में भी बाहर बढ़ गया, इसलिए हमने बॉम्बे बंदरगाह के बाहर को कम करने के लिए बनाया वो मारमा गोवा। गोवा के अंदर मरमा गोवा के सब बंदरगाह है वो। पाकिस्तान के पास कई सालों तक कराची बंदरगाह था। फिर जब चाइना और पाकिस्तान की बनने लगी, फिर चाइना वालों के सहयोग से उन्होंने नया बंदरगाह डेवलप किया, ग्वादर। कौन सा किया? ग्वादर। तो ये कराची एकदम बॉम्बे के पास में पड़ता था, कराची में तो फैलना ही था। उधर बाद में कलकत्ता और मद्रास, दो बड़े पोर्ट और थे। अंग्रेजों के 3 बड़े पोर्ट कौन से? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 हो गया। एक सामने कहां पर हो गया? कराची। बॉम्बे में बड़ा था क्योंकि बॉम्बे से शुरू हुआ है। तो बॉम्बे के जो मजदूर थे, जो लेबर क्लास थी, वो एकदम नौसैनिकों के समर्थन में आ गए। 22 फरवरी को इन्होंने जाके समझाया कि देखो क्यों फालतू में फर्जीवाड़ा करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो क्यों लिखा रहे, वो तो जा ही रहे हैं वैसे ही। अब फालतू में भाई होता क्या है, मैं कह दूंगा आपको कि मैं तुम्हारी क्लास को 7 बजे छोड़ दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया भाई 7 बजे मैं तुम्हारी क्लास छोड़ दूंगा।
और तुम 6:55 को कहो सर क्लास छोड़ो, सर क्लास छोड़ो, तो मेरा जी करे अंगूठा तोड़ दूं तुम्हारा। मैंने कह दिया था यार जा रहा हूं, तो तुम क्यों कर रहे हो फालतू में? तो अंग्रेजों ने कहा यार क्या है भारत छोड़ो यार, हम तो खुद ही जा रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर बैठे हुए। और नौ सैनिकों को अंग्रेजों ने समझाया शुरू में चुपचाप बैठे रहो, फालतू में फर्जीवाड़ा नहीं करते। नौ सैनिकों ने कहा ना ना भाई साहब साडा हाथ ऐथे रख। तो बाद में अंग्रेजों ने ब्रिटेन फोन किया कि बड़ी से बड़ी सेना भेजी जाए, ढंग से कुचलेंगे, सबको मारेंगे, एक ही जिंदा नहीं रहना चाहिए। अनुशासन कैसे तोड़ सकती है सेना? इसलिए पटेल और जिन्ना ने समझाया कि अंग्रेज जा ही रहे हैं, कोई मतलब है नहीं विद्रोह के अंदर, और अभी वहां से बड़ी सेना आ गई भाई साहब 2 मिनट में रगड़ देगी, इसलिए अपने तो सरेंडर कर दो। फिर पटेल और जिन्ना दोनों जानते थे कि यदि ये अंग्रेजों ने पटेल जिन्ना को कहा कि हम तो दे देंगे तनख्वाह, हम तो जा रहे हैं, देनी तुम्हें है, इंडियन ट्रेजरी पे बाहर बढ़ेगा ये, और आज हमारे खिलाफ विद्रोह किया ना, इनको आदत लग गई ना, कल तुम्हारे खिलाफ करेंगे, सेना में विद्रोह नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो पटेल जिन्ना ने कहा सरेंडर करो, अपने 7 दिनों में सरेंडर करवा दिया। इसलिए जैसे हमारा देश आजाद हुआ, हमने सबसे पहले संविधान में लिखा सेना कभी विद्रोह नहीं कर सकती। वे तमाम लोग जो बेल्ट बांधते हैं, वे तमाम लोग जो विद्रोह नहीं करेंगे, सेना पुलिस। इसलिए आप हमेशा सुनते हो कि एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि हड़ताल है, इलाज नहीं करेंगे, मरे तो मरे, हम हड़ताल पर जाएंगे। आप सुन लोगे कि मास्टरों ने कहा कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, है ना। अशोक जी वाली गवर्नमेंट थी, उस टाइम खूब सारे मास्टर हड़ताल पर चले गए थे। पहली बार जब अशोक जी गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट गिरी इस वजह से थी कि अशोक जी मास्टरों की बात मानने से मना कर दिया, नहीं मानेंगे, जो करना है तुम्हें कर लो। 2-1 महीने तक मास्टर हड़ताल पे रहे। बीच में 10वीं 12वीं के पेपर आ गए, तो 10वीं 12वीं के पेपर में ड्यूटी कौन लगाएगा? अशोक जिनका पटवारी ग्राम से ड्यूटी लगाएंगे, मास्टर हड़ताल पे, तो हड़ताल पे बैठे रहने। तो इसी वजह से गवर्नमेंट गिर गई, क्यों? मास्टरों की गांव में पूरी पंचायती होती है ना। तो बाद में वोट मिले नहीं तो गवर्नमेंट गिर गई थी। तो चलते कोई मास्टर हड़ताल कर सकते हैं, डॉक्टर हड़ताल कर सकते हैं। आपने कभी सुना कि पुलिस कर देगी? आपने कभी सुना कि सेना कर देगी? और सोच के देखिए यदि कर दे तो, है ना, कि सेना करेगा भाई साहब आज हम हड़ताल पर है, पाकिस्तान शाम को नाश्ता ना आगे पटियाला करे, सुबह से बिना खाए चल पड़े वहां से। पुलिस तो होली दिवाली पर भी खड़ी रहती है ना, कि होली दिवाली पे भी उनकी किसी प्रकार की छुट्टी नहीं। आप इसीलिए होली मना पाते हैं क्योंकि वो नहीं मनाते। जिस दिन उन्होंने होली मनानी शुरू कर दी, उस दिन अपने नहीं मना पाएंगे, बाद में फिर कोई ढंग से मना जाएगा अपने साथ में आगे होली। इसलिए कहा गया कि नहीं साहब, सेना कभी भी विद्रोह नहीं करती। तो अभी कौन सा वेतन आयोग है? 7वां वेतन आयोग, 6टा? कब लगा था 7वां वेतन आयोग? 2014 में लगा था, 16 में लगा, जब भी लगा ना। तो 6टा जो लगा था, 6टा मेरे को याद है, जो भी है उससे ठीक पहला 2006 के आसपास लगा था, जहां तक 6टा मेरे को याद है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, और उसने कहा सेना में नहीं लगाएंगे, बाकी सबके वेतन आयोग लगाया जाएगा लेकिन सेना में नहीं लगाया जाएगा। उसमें जनरल थे जय सिंह, तो जनरल जय सिंह ने कहा सेना हड़ताल करेगी। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि प्लीज ऐसे मत कर देना, लगा देंगे लगा देंगे। और जय सिंह जी को हाथों हाथ रिटायर करके अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया। इसको हटाओ रे उधर से, ये सरदार जी कभी बाद में और कर देंगे कि हाँ हड़ताल पर है, दिक्कत करवा देंगे बाद में। तो सेना को कहा गया कि सेना किसी प्रकार की कोई भी हड़ताल वगैरह नहीं कर सकती। सेना पुलिस बेल्ट की जो भी नौकरी करेंगे वो हड़ताल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विद्रोह समाप्त करवा, जो 47 के आसपास जो कुछ हुआ है उसे भारत की आजादी तय होगी, है ना। भारत छोड़ो पूछे तो किसे आजादी तय होगी? भारत छोड़ो। और नौसेना विद्रोह पूछे तो किसे आजादी तय होगी? हिनोथिज्म जी पूरा पूरा, जब जिसके बारे में पूछा जाए उसकी इतनी तारीफ की जाए कि लगे यही है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी तो लिखा जाए बाकायदा एकदम कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे से अभी अंग्रेजी सरकार उबर नहीं पाई थी कि नौसैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिलाने का काम कर दिया था। वायुसेना तथा मजदूरों के बढ़ते हुए समर्थन ने अंग्रेजी सरकार के सामने तय कर दिया था कि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। भले ही विद्रोह ने और कुछ महत्व छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो, लेकिन भारत की आजादी अब शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही थी। इसे मोटी मोटी सी बातें लिखनी है, 2-4 रेडी है अपने एकदम। ये जिन्ना को राजी करने की कोशिश थी कि भाई रक्षा विदेश संचार 3 केंद्र के पास रहेंगे। तो मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी केंद्र में, मुस्लिम लीग केंद्र में तो गवर्नमेंट बना नहीं सकती, तो कांग्रेस बनाएगी। पर कांग्रेस के पास केवल मामले कौन से रहेंगे? रक्षा, विदेश और संचार। बाकी शक्तियां किसके पास? प्रांत। तो ऐसे मुस्लिम लीग ने बंगाल में सरकार बना ली, तेरे नियम बना। जैसे मुस्लिम लीग ने सिंध में सरकार बना ली, कानून तेरे बना, तेरे पास शक्तियां, प्रांतों के पास शक्तियां, तो तेरी अपने आप चलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं तेरे। जिन्ना ने कहा बाकी छोड़ो, तुम तो ये बताओ धार्मिक मुद्दे पे क्या होगा? ऐसा दिक्कत यह है कि सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और ये एक दिन बुला के कहेंगे 3 तलाक रद्द है। तो 3 तलाक ये तो लेते नहीं, हम लेते हैं भाई साहब। तो हमारा नियम हिंदू बना जाएंगे, कानून मुसलमानों का, बनाने वाले कौन होंगे? हिंदू। तो अंग्रेजों ने कहा यदि धार्मिक मुद्दे पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो केंद्र के अंदर केंद्रीय विधानमंडल जो होगा उसके जो हिंदू सदस्य होंगे और उनके जो मुस्लिम सदस्य होंगे, इनसे अलग अलग राय ली जाएगी। कैसी राय ली जाएगी? और एक भी पक्ष सहमत नहीं होगा तो इस प्रकार का कोई भी मुद्दा लागू
नहीं लागू किया जाएगा। हिंदू सदस्यों को बिठा के पूछा भाई ये लागू करें क्या, उन्होंने कहा कर दो लागू। मुस्लिम सदस्यों से पूछा लागू करेंगे, उनका नहीं करो, नहीं होगा। यदि हिंदू सदस्यों ने कहा लागू कर दो, मुस्लिम ने कहा नहीं करो तो भी नहीं होगा, मुस्लिम ने कहा कर दो, हिंदू ने कहा नहीं करो तो भी लागू नहीं होगा। तो धार्मिक मुद्दा होगा तब हम अलग अलग बिठा के पूछ लेंगे, आपकी बात को पूरा माना जाएगा। और वैसे जो है रक्षा विदेश संचार किसके पास, केंद्र, और अन्य सारे किसके पास, प्रांत। अंग्रेजों ने क्लियर कहा है 46 के अंदर कि भारत पाकिस्तान का विभाजन किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा। हम क्या इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम साथ में नहीं रह सकते थे। हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि बस हिंदू मुसलमानों में 1000 साल से नहीं बनती थी। हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम में खराबी थी। अड़ो दड़ो बाबूजी पर पड़ो, फिर सारी कमियों के लिए जिम्मेदार कौन। 43 तक साफ साफ लिख के दिया बापड़ों ने कि किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान नहीं दिया जाए। और प्रॉब्लम बता के नहीं हो सकता, कैसे बांटोगे? सारे मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान भेजना संभव नहीं है, दोनों पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाना संभव नहीं है, बीच में कॉरिडोर देना संभव नहीं है। सेना का क्या करोगे? कुछ सैनिक इधर कुछ सैनिक इधर, कैसे बांटोगे? रिसोर्सेज कैसे बांटोगे? कितना सामान उधर जाएगा, कितना सामान इधर जाएगा, ये करोगे कैसे सब कुछ? ये कौन करा आपका? कैबिनेट मिशन। कौन करा है? तो कैबिनेट मिशन ने कहा क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ। किस किस को मिला के? वो आदमी, वो एकमात्र लोग है जो कह रहे हैं एक होना चाहिए भारत। उस दिन एक कानून तो लाना था कि देशी रियासतें अलग रहेगी, अगलों की संधियां थी, 100 साल की संधियां थी, जब देशी रियासतें अलग रहेगी भारत में शामिल नहीं होगी। उतना ही भारत आजाद किया जा रहा है जितने भी हमारा कब्जा है, बाकी देशी रियासतें जाने उनका काम जाने उनका। ना ना ना, राजाओं को बिठा बिठा के समझाया अलग नहीं जाओगे, एक भी अलग नहीं जाएगा, इधर साइन करो, भारत के अंदर साइन करो, इसके अंदर मिलो, संघ के अंदर मिलो। और अब नहीं, 27 में कहना शुरू किया। 1927 में साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन है कि क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय। और फिर भी आपको लिखना है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिसने शताब्दियों से साथ साथ रहते आ रहे भाई भाइयों के समाज को आपस में लड़वा दिया। आज दिन तक विभाजन की वह आग बुझी नहीं है। आज भी यदि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, इसके पीछे अंग्रेजों की वह कुत्सित मानसिकता है जो हम भाइयों भाइयों कभी भी साथ रहने देना नहीं चाहते। तो मैं हमेशा चाहता हूं हिस्ट्री पढ़ी जानी चाहिए ताकि आंखें खुले, हम जान पाए कि सच्चाई बहुत अलग है। कितने दूरदर्शी, कितने विजनरी थे, उन्होंने तब कहा था कि पाकिस्तान नहीं चल सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच दो जो भाग है आपके, उन दोनों के बीच में क्या है? दूरी। ईस्टर्न पाकिस्तान अलग पड़ा है, वेस्टर्न पाकिस्तान अलग पड़ा है। उनकी बात 30 साल के अंदर अंदर सिद्ध हुई है, 71 में अलग हो गया है ना भाई। बांग्लादेश अलग बना ही है, तो बनने का यही कारण था भाई, आप दोनों में कैसे ला पाओगे? एक प्रांत पूरी तरीके से अलग पड़ा है, एक प्रांत पूरी तरीके से अलग पड़ा है, एक इस छोर में एक उस छोर में, हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने तभी कहा था, तब अंग्रेजों ने कहा था भाई एक संप्रभु देश के बीच में से रास्ता कैसे दे सकते हैं? एक सॉवरेन कंट्री है भाई, रास्ता देने का मतलब यह था कि इधर आपका पंजाब, यहां आपका बंगाल, इसके बीच में से एक रास्ता जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, रास्ता जाएगा और रास्ता पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा। किसके कंट्रोल में होगा? इसका मतलब है भारत के दो टुकड़े, भारत के बीचों बीच रास्ता है, भारत इधर और भारत इधर है। तो उन्होंने कहा ये दोनों के लिए टेंशन हो जाएगी। एक तो ये टेंशन है, फिर कल को भारत का दिमाग सटका और भारत ने का गलियारा बंद कर रहे हैं, तुम मर जाओगे, तुम्हारा सामान इधर से किधर आएगा? और भारत गलियारा छोड़ो, गलियारा नहीं दिया था तो अब भी पाकिस्तान को मिलना तो पड़ेगा ना, आपस में बातचीत होगी ना भाई। कराची वालों को ढाका से बातचीत करनी थी, फिर कैसे? एयर, ऊपर से जाओ, ऊपर से जाओ। 1971 के युद्ध में भारत ने सबसे पहले एयर स्पेस बंद किया था। 71 में जब अपने को लग गया था भाई, हुआ क्या था वास्तव में? पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई नहीं। अपने जो डेमोक्रेसी आ गई थी हाथों हाथ, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं। अपना संविधान 50 में बन गया, उनका संविधान ही 56 में बना। फिर संविधान उनका कई दिनों तक लागू नहीं हुआ। इतने में वहां पे आर्मी इतनी वो पावरफुल हुई कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और आर्मी उधर कब्जा करने पे लगे, इसलिए चुनाव ही नहीं हुए। इसलिए चुनाव करवाए उन्होंने जाके 70 में, और 70 के आसपास जब चुनाव करवाए उससे पहले यहां पर एक प्रॉब्लम और हो गई। पाकिस्तान में सबसे मूल समस्या ये थी कि पाकिस्तान मांगने वाले जो लोग थे वो थे यूपी बिहार के। कहां के थे? और वो नहीं गए। विभाजन हुआ पंजाब और बंगाल का। विभाजन किसका हुआ? पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, यूपी बिहार का विभाजन हुआ नहीं। पर नेता यूपी बिहार के नेता थे, ये गुजरात यूपी, जिन्ना गुजराती है, जिन्ना गुजराती था, लियाकत अली, ये सब यूपी के इधर के आसपास के सारे नेता थे। तो यूपी बिहार वाले मांग रहे थे। अब ये जब मिल गया, मान लो पाकिस्तान लास्ट में मिल गया, तो जनता तो जा नहीं पाई, नेता तो गए, जिन्ना गया, लियाकत अली गया। अब ये यूपी बिहार वाले थे, इनका था कि भाई हमारी भाषा उर्दू है, क्योंकि यूपी बिहार में उर्दू बोलते थे, उर्दू लिखते थे मुसलमान, तो उन्होंने कहा उर्दू है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की भाषा कौन सी होगी? उर्दू। पाकिस्तान की जो जनता थी उसका दिमाग खराब है, किसी को नहीं आती हमारे में से। नहीं तो वेस्ट पाकिस्तान वालों को आती है ना, ईस्ट पाकिस्तान वालों को आती है। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले बोले पंजाबी, इधर वाले बोले बंगाली। उर्दू से हमारा कोई लेना देना नहीं। कौन सी उर्दू, कहां से लाए तुम इस भाषा को? ये तुम यूपी वालों की भाषा है।
लेकिन वहां इन जिन्ना ने इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान वालों को राजी कर लिया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाले पैसे वाले थे, जमीनें वमीनें बहुत अच्छी मिली थी इनको। इनको कहा रहे तुम्हें मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम ये मान लो। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले मान गए, क्योंकि उनको संसाधन मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है उर्दू लगा दो। इसलिए आज भी पाकिस्तान में केवल लोगों को उर्दू लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती। वो केवल उर्दू लिखते हैं, बोलते नहीं। ठीक वैसे जैसे हम अंग्रेजी लिख लेते हैं, पर हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। मैं तो कहता हूं 70 साल के बाद हमें हिंदी बोलनी नहीं आई, हमें केवल लिखनी आती है। आज ही मैं बोलता हूं और मेरे कोई कह देता है सर आप बोलते हो ना, तो ऐसे लगता है कि सही नहीं बोल रहे आप, राजस्थानी का टच आता आएगा। मेरी भाषा वही है, मदर टंग वही है, तो उसका असर आए बिना कैसे रहेगा। इसलिए पाकिस्तान वाले सारे के सारे पंजाबी बोलते हैं। आप उनके कोई वो टीवी के कार्यक्रम देख लो, उनके क्रिकेटरों के कार्यक्रम देख लो, सारे उनकी फिल्में देख लो। मतलब मेरे तो पाकिस्तान के कार्यक्रम इतने देखे हुए हैं, क्योंकि उधर बॉर्डर एरिया पे रहते थे, वहां हमारे दूरदर्शन पकड़ता कम, पीटीवी पकड़ता ज्यादा, तो पीटीवी ज्यादा देखा करते थे। ये गाने आपने पता नहीं कब सुने होंगे, बहुत बाद में, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये मेरे सेकंड थर्ड क्लास में सुने हुए। अताउल्ला खान उस साइड में इतना फेमस था हमारे साइड के अंदर, मेरे ख्याल अताउल्ला खान एक बार बीकानेर आया था तो भीड़ उमड़ी थी भयंकर, उस साइड से गाड़ियां भर भर के आई थी। ये गाने, एक ये गाना जो बहुत बाद में आपके फेमस हुआ, कुंडी ना खड़काओ, ये बहुत पुराना पाकिस्तान का गाना है, ये पाकिस्तान वालों का गाना था। ये मेरे साथ को 5th 6th क्लास में सुना हुआ होगा। अब अपने वालों ने उसका वर्जन चेंज करके इधर फिल्म में चलाया था उसको, बाकी पाकिस्तानियों गाना। एक वो पाकिस्तान की सिंगर का गाना है जो अपनी मूवी में बाद में लिया गया था, चार दिना दा प्यार हो तेरी लंबी जुदाई, तो रेशमा रेशमा पाकिस्तान की थी। तो उधर वाले तो उनकी भाषा पंजाबी, वो बोलते पंजाबी के अंदर, सब कुछ उनका पंजाबी में काम है, बस लिखते बेचारे क्या है उर्दू। अब चूंकि लिखते हैं तो थोड़ा बहुत उनका असर आने लग जाता है, तो कोई 2-4 टप्पे बीच बीच में उर्दू के बोलेंगे, बाकी पूरी तरीके से पंजाबी बोलते हैं। वो तो आप इन क्रिकेटरों की कभी सुनो ना, कार्यक्रम सुनो कि कपिल शर्मा शो टाइप मेरे वैसे आए हुए हो ना, तो इनके युवराज हरभजन इनके, तो इनको वो कपिल शर्मा पूछता है कि यार तुम्हारी ज्यादा लड़ाई किसके साथ होती थी, तो पाकिस्तान वालों के साथ होती थी। तो क्यों होती थी पाकिस्तान वालों के साथ, क्योंकि वो बोलते हैं, वो समझ में आ जाता है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में गालियां भी निकाल दी, तो हमें तो पल्ले पड़ी नहीं क्या गालियां निकाल गए थे। ये इधर वाले पंजाबी में बोलते थे, हम पंजाबी में बोलते थे, तो आपस में हमारे समझ में आ जाया करती थी। तो वो सारे मतलब मैं इवन अभी एक किसका शकलन मुश्ताक का किसका कार्यक्रम देख रहा था, तो मैं सिद्धू के बारे में बता रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। ये सिद्धू जब बैटिंग करता था तो हम उसे परेशान करते थे, क्योंकि मोइन खान कीपर था हमारा, मोइन खान को पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती थी। क्यों? क्योंकि मोइन खान कराची का, कराची सिंध में है, तो सिंध वालों को सिंधी आएगी, उनको ज्यादा पंजाबी नहीं आएगी। पर वो चूंकि हमारे साथ रहता था तो उसे थोड़ी थोड़ी पंजाबी आने लग गई थी। तो कि एक बार शोएब अख्तर बॉलिंग करे और सिद्धू जो है वो उसके कभी कट लगाए कभी और करे, तो मोइन खान पीछे गए कि पाजी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है कि कटा मार दे हो, आगे भाग के छक्का मारो, फिर इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके क्या बच्चों की तरह कट कट खेल रहे हो, आगे बढ़ के उनको चौका मार दो। तो कि सिद्धू ने अगली बॉल पे चौका मारने की कोशिश की, गुस्सा है, अगली बॉल पे आउट हो गया। आउट हो गया तो उसने मेरे को ज्यादा देखा, ओए मुझसे ये मोइन खान बड़ा बदमाश है, मैंने आउट कराता है इन्हें। तो वो पूरी पंजाबी बोलते हैं, तो वो वाले मान गए उर्दू के लिए, बंगाली नहीं माने। बंगालियों में एक तो ये कॉम्प्लेक्स है भयंकर तरीके से, बंगालियों को लगता है हम ब्रह्मा जी की पहली संतान है। ये अपने वाले बंगालियों को भी लगता है, उधर वाले बंगालियों को भी लगता था। उनको लगता है भाई साहब हमारे से सर्वश्रेष्ठ दुनिया में नहीं है। तो बंगालियों ने इतिहास में वैसी बातें उस टाइम लिखनी शुरू की कि जो बंगाल आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। बंगाल को छींक आएगी तो भारत को, बंगाल को जुकाम आएगा तो भारत को बुखार हो जाएगा। इस प्रकार के डायलॉग देने शुरू किए उन्होंने, क्योंकि बंगालियों में सबसे पहले एजुकेशन आई थी भारत में, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित वही थे। अंग्रेजों का सबसे बड़ा कब्जा बंगाल पे था, तो पढ़े लिखे वो हुए, पढ़े लिखे हुए तो कांग्रेस वगैरह पार्टी में सारे नेता, ये बनर्जी चटर्जी तो है, सारे के सारे बंगाली तो थे। तो इन बंगालियों को लगता, इसलिए उधर वाले बंगालियों ने कहा कि हम उर्दू आज पढ़े कल पढ़े, हमारी भाषा भाषा बांग्ला है, और बांग्ला से सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कोई भाषा ही नहीं है। और ये ना, और कभी आप एक मूवी देखना आप, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, थोड़े दिन पहले आई थी। रणवीर सिंह उसमें पंजाबी है, आलिया भट्ट उसके अंदर बंगाली है। रणवीर सिंह उन बंगालियों के घर पे रहता है, वो रिएक्शन देखिए उनका केवल आप, कि वो इस पंजाबी को बड़ा है मानते हैं। उनको लगता है कि यार तुझे क्लासिकल म्यूजिक की समझ नहीं है, हमारे घर पे क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था, तुम उस पर डांस करने लगे। क्लासिकल म्यूजिक सुनने का होता है, डांस करने का नहीं होता है। तो उनके अंदर बड़ा वैसे है, पंजाबी को लगता है कुछ भी चल रहा है तो नाचूं तो सही तो इतना तो होना ही चाहिए। तो इधर बंगालियों ने कहा भाई हमारी बांग्ला को मान्यता दो। पाकिस्तान बांग्ला को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, 21 फरवरी 1952 का दिन था। पाकिस्तान की पुलिस फायरिंग कर देती है, 5 लड़के उसमें शहीद हो जाते हैं। पहले वो ये कह रहे थे बांग्ला भाषा को मान्यता दी जाए, अब वो धीरे धीरे कट्टर होते चले गए। उन्होंने कहा हमारा तो देश बनना चाहिए। देश कौन सा होना चाहिए? बांग्लादेश। पहले बांग्ला भाषा है, फिर बांग्लादेश। तो उनमें भावनाएं भयंकर थी। इसलिए 1970 में जब चुनाव हुए, चुनाव के अंदर बांग्लादेश की एक पार्टी थी, तब का पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ की पार्टी थी अवामी लीग। कौन सी पार्टी? अवामी लीग जो थी वो चुनाव जीत गई। चुनाव जीत गई तो अब गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए? अवामी लीग। और अवामी लीग की गवर्नमेंट बनती है तो फिर भाषा कौन सी? बांग्ला। उर्दू को हटाएंगे और बांग्ला लगाएंगे बाद में। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने उसको अवामी लीग वाले नेता को गिरफ्तार कर लिया, शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान को गिरफ्तार करके उन्होंने कहा कोई काय का,
तो बांग्लादेश वालों और प्रोटेस्ट किया, हमारी भाषा को मान्यता नहीं, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में भेजा गया जनरल टिक्का खान, किसको भेजा गया, पीठ भयंकर तरीके से मारी, मतलब बंगालियों क्या मारा था, भयंकर भयंकर तरीके से। मतलब पाकिस्तान की सेना ने जो तबाही बांग्लादेश में मचाई थी ना, वो इतिहास में भूतो ना भविष्य थी। इतना कभी भी किसी भी खुद की देश की सेना ने अपने नागरिकों को नहीं मारा, जितना पाकिस्तान की सेना अपने नागरिकों को मार गई थी। इसलिए बापड़े बांग्लादेशी भाग भाग के इंडिया आने शुरू हुए। तो इंडिया में शरणार्थी बढ़ गए, दिल्ली के दिल्ली, झुंड के झुंड, जत्थे के जत्थे, हम रखें कहां। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा कि अब अपनी पार ही नहीं पड़ेगी, अब अपने को देश बनाना ही पड़ेगा। इसलिए क्या किया जाए, इसलिए सबसे पहले हमने एयर स्पेस बंद किया कि भाई पाकिस्तान के जहाज हमारे ऊपर से बांग्लादेश नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान अपने जहाजों को इधर से भेजता है, इधर से भेजता है, इनमें सेना जाती है, सेना जाती है बांग्लादेश के अंदर जाके अत्याचार करती है, और हम अत्याचारी सेना के लिए हमारा एयर स्पेस खोलेंगे नहीं, हमारा स्पेस बंद किया जाता है। जब हम एयर स्पेस बंद कर गए थे तो कॉरिडोर तो कभी कर देते। इसलिए अंग्रेज कितने समझदार थे, उनका वजह कॉरिडोर नहीं दिया जा सकता, और उसमें तो हम इतने इंटेलिजेंट है 71 वाले में, तो हमने पहले एयर स्पेस बंद किया, फिर श्रीलंका के साथ एक समझौता किया। हमने श्रीलंका गरीबड़ा से देश था बापड़ा, इसलिए हमने श्रीलंका कहा कि श्रीलंका तेरे जो एयरपोर्ट है इनकी सुरक्षा कौन करता है। श्रीलंका का जैसी तैसी हम ही करते हैं, क्या कभी कोई कब्जा कर ले तो श्रीलंका का कर ले तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो हमने कहा ये सिक्योरिटी हमें दे दे, इसलिए हमने श्रीलंका से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का ठेका लिया। इसलिए श्रीलंका ने कहा हमारे एयरपोर्ट की सुरक्षा आप करो, तो हमारी आर्मी लगाई हमने श्रीलंका के एयरपोर्ट पे। जब हमने पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद किया तो पाकिस्तान का रास्ता क्या बचेगा, पाकिस्तान कराची से कोलंबो, कोलंबो से ढाका ये जाएगा। और उस समय ऐसे जहाज होते नहीं थे जो सीधे चले जाए, इसलिए कोलंबो में फ्यूल लेते, तेल भरवाना पड़ता भाई साहब, इसलिए कोलंबो में उनके जहाज रुकते, कोलंबो में कोलंबो में उनके जहाज रुकते। कोलंबो में सिक्योरिटी किसकी, इसलिए हमें जासूसी मिल रही थी, एक हमें सूचना आती थी आज पाकिस्तान के कितने जहाज गए, कितने सैनिक गए, क्या लेके गए, कितने अफसर गए, कौन सा अफसर गया, कौन सा मंत्री गया, हमारे पास सारी सूचना थी पूरी की पूरी। इसलिए जून के आसपास इंदिरा गांधी प्लान बना चुकी थी कि अब हम अलग करेंगे, इस देश को अलग करेंगे, अलग करेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी जो है थल सेनाध्यक्ष को बुलाते हैं, हमारे थल सेनाध्यक्ष थे सेम मानेकशॉ, कौन थे, और सेम मानेकशॉ को बुलाया, सेम मानेकशॉ कहा कि अब अपने अलग करना पड़ेगा। सेम ने कहा कि नहीं, जून है, गर्मियां चल रही, गर्मियों में युद्ध नहीं करेंगे हम। गर्मियों में क्यों युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मियों के अंदर हिमालय की बर्फ पिघल जाती है, और हिमालय की बर्फ पिघल जाती है तो चाइना भी हमला करेगा, तो पाकिस्तान का फ्रंट दो साइड से खुलेगा, पाकिस्तान का भी खुलेगा और चाइना का भी खुलेगा, और हम दोनों फ्रंट पे एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, तो सर्दियों तक वेट किया जाए। सर्दियां जैसी आएगी हिमालय में बर्फ आएगी, और हिमालय में बर्फ आएगी तो चाइना के रास्ते ब्लॉक होंगे, चाइना के रास्ते ब्लॉक होंगे तो चाइना नहीं आ पाएगा, पाकिस्तान को अकेले को सल्टा लेंगे। वापस इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई पक्का तुम, तो उसने कहा 15 दिन का टाइम, 15 दिन दे दो, 15 दिन के अंदर पाकिस्तान सरेंडर कर जाएगा अपने आप। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है। तो अब 6 महीने क्या करें, हम तो जून में हमला करने वाले हैं, समस्या तो तब भी बड़ी हुई। इसलिए इंदिरा गांधी ने 6 महीने तक विश्व भ्रमण किया, इंग्लैंड गई और वहां जाके केवल ये इंग्लैंड के नेताओं को जाके कहा कि भाई वो बांग्लादेश वाली समस्या प्लीज सुलझाओ। इंग्लैंड ने कहा कि हाँ देख रहे हैं, और क्या कहे उनको, बात देख लेना, देखो हम कोई डिसीजन लेंगे तो ये मत कहना आप क्यों आगे, हम पहले समझा के जा रहे हैं। अमेरिका गए, अमेरिका जाकर गए वो देख लो बांग्लादेश वाला इश्यू चल रहा है, प्लीज उसको थोड़ा देख लो, वरना फिर हम करेंगे। दुनिया को लगा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समझाना तो अपने को ये। हमने पहले कुल मिलाकर हमारा ये था कि हमने कह दिया ताकि हमारे पे कोई ये आरोप ना लगाए कि भारत ने अचानक हमला शुरू कर दिया। हमने कहा था ना, 6 महीने पहले कहा था। फिर हमने 3 दिसंबर को युद्ध शुरू किया, लगभग 16 को पाकिस्तान सरेंडर कर गया, 13 दिन के अंदर तो पाकिस्तान का सरेंडर ही है। तो अंग्रेज इस बात को पहले बहुत अच्छे जानते थे कि नया तो दोनों देश टिक सकते हैं और गलियारा कैसे भी नहीं दिया जा सकता। जब एयर स्पेस बंद है तो गलियारा कैसे टिकता भाई साहब। अंग्रेज इसमें भी कितने विजनरी है, उन्होंने कहा था सैनिकों को इधर से उधर कैसे भेजोगे, मुसलमान सैनिकों को पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, हिंदू सैनिकों को इधर रखना पड़ेगा। ये फिर डिवीजन कैसे करेंगे, कौन से सैनिकों को किधर भेज रहे हैं, किधर नहीं भेज रहे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन से अफसर को किधर भेजना, कौन सी रैंक देनी, ये समस्या हो जाए। कश्मीर जब अलग रहा था ना, भारत पाकिस्तान 2 बने, तो कश्मीर के राजा ने कहा मैं तो भारत में जाऊंगा, ना किस में जाऊंगा। क्यों कह दिया कश्मीर के राजा ने, कश्मीर के राजा को ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं अलग रह जाऊंगा, क्योंकि कश्मीर के राजा को पता था मेरे देश का क्षेत्रफल खूब बड़ा है। कश्मीर आप देख लो, ये था कि कश्मीर है, कश्मीर पे पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है, रूस की बाउंड्री लगती है। जब तक आपके तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं है तब तक रूस डायरेक्ट आ रहा है यहां तक। तिब्बत की बाउंड्री लगती है, क्योंकि तिब्बत तब अलग देश था। चाइना की बाउंड्री लगती है, भारत की 6 देशों की बाउंड्री लगती है। इसलिए कश्मीर के राजा को था कि भाई साहब और नहीं तो ये 6 देशों के लोग हनीमून बनाने जाएंगे कहां, अपने स्विट्जरलैंड बनाएंगे इसको। उसका साफ साफ सपना था कि जैसे यूरोप ने स्विट्जरलैंड को विकसित कर रखा हम वैसा बनाएंगे, टूरिज्म स्पॉट होगा, ये सारे सारे आएंगे, हमारी इकोनॉमी चल जाएगी। फिर हमारे पास में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट से चलाएंगे भाई साहब, चंदन की लकड़ियां देवदार होते हैं उनसे चलाएंगे, हमारा एकदम सिस्टम चल जाएगा। और चला लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। जो यूरोप के देश हो कश्मीर से छोटे छोटे हैं, सर्बिया, बुल्गारिया, हर्जेगोविना, एक देश है क्या, 10 किलोमीटर में सीमा चेंज होती है इनकी, इससे बड़ा तो अपना कश्मीर था। अब इधर से पाकिस्तान ने हमला किया,
पाकिस्तान ने हमला किया तो कश्मीर की आर्मी है, कश्मीर एक संप्रभु देश है, उसकी एक आर्मी है, और कश्मीर के राजा ने कहा कि जाओ और पाकिस्तान से लड़ो। कश्मीर के सारे सैनिक पाकिस्तान से मिल गए। अब सोच के देखो, यदि भारत के साथ कभी प्रॉब्लम आ जाती, यदि सेना का ढंग से विभाजन नहीं किया जाए, और बाद में कभी जो पाकिस्तान की मांग करने वाले सैनिक थे, कभी अफगानिस्तान से लड़ाई हो, ईरान से लड़ाई और उधर चले जाए, तो कितने विजनरी, कितने समझदार। उन्होंने कहा साहब ये कैसे नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने बाद में सेना का विभाजन कराया। और आप देखिए सैम मानेकशॉ वाली मूवी देखिए, उसमें शुरू के अंदर इस प्रकार के कुछ सीन है कि सेना के अंदर है कि वो पाकिस्तान वाला एक आर्मी ऑफिसर है, वो सैम मानेकशॉ को कहता है कि तुम तो पारसी हो यार, तुम तो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, तुम तो चल लो, तुम्हें उधर ले जाके हम तो बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, मेरा जन्म बॉम्बे के अंदर हुआ, वाइफ मेरी यहाँ की पढ़ा के यहाँ पर था, मेरे से बड़ा हिंदुस्तानी और कौन हो सकता, तो मैं इधर ही रहूंगा बाद में। और रही थी हैदराबाद ने तबाही मचाई है। क्या है, हैदराबाद ने पहले कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, पाकिस्तान में आप जा नहीं सकते, आप अलग पड़े हो, तो उसने कहा हम अलग देश बनाएंगे, भयंकर मारा लोगों को। हैदराबाद की जनता ने बाद विद्रोह किया कि भाई हमें भारत के अंदर शामिल होना है, हम अलग नहीं रह सकते। और हैदराबाद के राजा ने क्या मरवाया, पूरी सेना बना के रजाकारों की आर्मी थी उनकी पूरी की पूरी, और जनता की तबाही मचा दी थी वहां पर, और भारत कुछ ही नहीं कर पाए, औकात नहीं चल रही भारत की वहां पर। इसलिए जिस दिन जिन्ना मरा, जिस दिन, तो पाकिस्तान का पूरा ध्यान जिन्ना की मौत पर था, भारत ने हैदराबाद पे कब्जा किया। जिन्ना मरा उस दिन, फटाफट सेना भेजी पटेल ने कि जाओ, अरे साहब उधर पाकिस्तान आ जाएगा, आज नहीं आएगा, आज में कर लो अपने कब्जा, तो दिमाग लगा के अपने वाले वहां पे। तो ये तो है, आप हॉलीवुड की मूवी देखना है, पार्टीशन नाम से हॉलीवुड की मूवी है, तो उसमें बहुत अच्छे सीन है इसमें कि अब संसाधन कैसे बांटे जाए, कुर्सियां कैसे बांटी जाए, सरकार के पास कितनी कुर्सियां हैं, कितने टेबल है, कितने पेन है, कितने रजिस्टर, सब बांटने हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छा सीन है, एक कमरे में अधिकारी बिठाए हुए, इंडियन ऑफिसर और पाकिस्तानी ऑफिसर, उनको कहा रहा है बांटने, और फिर वो लड़ रहे हैं, इस रजिस्टर में 2 पन्ने कम है, हम क्यों लेके जाएं, ये कौन लेके जाएगा। मतलब ये था हथौड़े बांट रहे, हथौड़े समझे, हथौड़े बांट रहे थे, हथौड़े ओड नंबर आ गए, जैसे 50 हथौड़े हैं तब तो 25-25 बांट दी, वो हो गए 51। अब तो फिर एक हथौड़ा बचा, अब कौन लेके जाएगा इसको, तो फिर इसका कहा कि इसके आगे वाला जो लकड़ी वाला पार्ट है वो तो भारत रखे, पीछे जो लोहे वाला पार्ट है वो पाकिस्तान लेके जाए। एक एक चीज बांटनी पड़ी थी बाद में, और इसीलिए वो प्रॉब्लम हुई बाद में गांधी जी वाली कि भाई वो दिए जाए, रुपए दिए जाए, पाकिस्तान को रुपए दिए जाए, कितने क्या दिए जाए। तो गदर मूवी में शुरू में डायलॉग है ना, हमने 55 करोड़ दिए थे तब तो सिर पे त्रिपाल आया था, वरना तो भीगे मर जाते। वो यही तो संसाधनों का बंटवारा है, तो और क्या। और फिर पटेल का भाषण सुनिए, बड़ा शानदार भाषण है पटेल का, बंगाल का भाषण है वो, उसमें पटेल कहते हैं नहीं देंगे रुपए, हमारे रुपए लेके हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करोगे। तो बाद में गांधी जी ने बाद में कहा कि नहीं भाई, हमने पहले कहा था, प्रॉमिस किया था इनको रुपए देने, तो रुपए देने चाहिए। तो तब अंग्रेजों ने कहा था बंटेंगे नहीं तुमसे, संसाधन ढंग से कैसे बांटे जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान दिया नहीं। ये ना दंगे बंगाल से शुरू होते हैं, है ना, कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तब से इनके बीच में बनती नहीं थी। भाई मुस्लिम लीग तभी तो बनी है, बंगाल विभाजन वाले टाइम, तो बंगाल के अंदर एक खाई थोड़ी ज्यादा ही थी, इसलिए दंगों की शुरुआत भी बंगाल से। बाद में धीरे धीरे रिएक्शन हुई, बंगाल में मुसलमान जिधर ज्यादा थे हिंदुओं पर हुए, तो जहां हिंदू ज्यादा थे मुसलमानों पे किए, फिर यूपी बिहार साइड में बड़े, इधर हिंदू ज्यादा थे वापस मुसलमानों पे हुए, आगे पंजाब साइड में बड़े, उधर मुसलमान ज्यादा थे हिंदुओं पे, तो पूरी चेन बन गई थी, जहां जहां पर जो ज्यादा है वो भारी पड़ रहा था। पर इनकी शुरुआत कहां से भी, बंगाल से। इसको शुरू करने वाला था शेख मुजीबुर रहमान। शुरू करने वाला कौन था, जिसको बाद में हमने बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनवाया। इतिहास में काला या सफेद कुछ भी नहीं है, ग्रे है। हम इतिहास को वैसे पढ़ना चाहते हैं या तो कोई खराब है या कोई सही ना, बीच में इतिहास बिटवीन द लाइन्स। इतिहास बहुत क्रूर है, इतिहास यदि पढ़ा जाए तो हमारी जड़ें उखड़ जाए, हमारे विचार पूरे के पूरे इधर के उधर बदल जाए। इतना लुच्चा आदमी जिसने साफ साफ घोषणा की थी लाउड स्पीकर से कि महिलाओं के बलात्कार किया जाए, हमने बाद में उसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना है, और उसकी बेटी को आज दिन तक हम चुनाव जितवाते हैं। हसीना भाई तब, अब पहले वो हमारे खिलाफ था, पाकिस्तान के पक्ष में था, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। तो शेख मुजीबुर रहमान हमारा दोस्त बना, शेख मुजीबुर रहमान हमारा दोस्त बना, तो हमने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को सपोर्ट दिया। तो फिर कोई पार्टी ऐसी आएगी जो भारत का विरोध करेगी, तो वहां दूसरी पार्टी आई बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जियाउर रहमान वाली पार्टी, वो बाद में हमारा विरोध करने लगी, वो चलेगी पाकिस्तान के सपोर्ट में। इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार बने। उधर वाली खालिदा जिया की जो सरकार है वो आनी नहीं चाहिए, वो आएगी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, ये आएंगे तो भारत को सपोर्ट करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान को मांगने में सबसे आगे थे, वो कालांतर में पाकिस्तान के सबसे बड़े विरोधी हुए। वो लोग जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया था, कालांतर में भारत के सहयोग से राष्ट्रपति बने। इतिहास बहुत घुला मिला है, उसके बीच में जाके कोई पढ़ते हैं तब जाके पता चलता है यार समस्याएं तो गहरी है। और ये सारे बड़े बड़े नेता थे जी, लिखने नहीं पर यूं अपने ध्यान रखना, गांधी जी वाले चले सारे मंत्री है, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, 4 तो बड़े बड़े यही हो गए। 3 और थे, वो सरदार बलदेव सिंह जी थे,
एक जो बाद में अपने भारत के रक्षा मंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम, वो थे। एक जॉन मथाई, ये वाले थे। मुस्लिम लीग शुरू में अंतरिम सरकार का भी विरोध कर जाती है कि हम अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं, क्योंकि ये तो भारत की अंतरिम सरकार है, हमें तो भारत में नहीं रहना। लेकिन बाद में किसी ने जाके जिन्ना को समझाया कि मूर्ख, जो भी फैसले लेगी सरकारी तो लेगी, साथ में रहना अलग रहना अंतरिम सरकार करेगी, तुम्हारे मेंबर ही नहीं होंगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगे ना फैसले। तो जिन्ना ने कहा कि हाँ मेंबर तो बन जाएंगे। तो 5 सदस्य अंतरिम सरकार